नासा एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने 90s की टेक्नोलॉजी को यूज करके सौरमंडल के लगभग सारे प्लैनेट्स में अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजा है। प्लूटो हमारी दुनिया से लगभग 5 बिलियन किलोमीटर दूर है, पर फिर भी नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट को वहां पर भेज लिया है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट आज के समय में हमसे 22 बिलियन किलोमीटर दूर है। इस डिस्टेंस को सही में समझने के लिए आप ऐसा समझो कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो फिर भी हमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने के लिए 16 से 19 आवर्स का समय लग जाएगा। मतलब आप इमेजिन करो यार कि नासा ने उस समय के टेक्नोलॉजी से ही कैसे कैसे कारनामे को कर लिया है। पर यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या एक रॉकेट से किसी स्पेसक्राफ्ट को इतनी दूरी तक पहुँचाया जा सकता है या कोई दूसरा फोर्स इस रास्ते में काम करती है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप इस नॉलेज को सही में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड को। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को दूसरे ग्रह तक पहुँचाने के लिए हमें सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालना होता है और इस चीज के लिए हमें जरूरत होती है पावरफुल रॉकेट्स की। आज के समय में हमारे पास स्टारशिप रॉकेट सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में 100 टन के वजन को भेज लेती है। पर वहीं जब बात आती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रॉकेट को भेजने की तो रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी घटकर 20 से 30 टन की हो जाती है। इसका मतलब हम जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे पेलोड की कैपेसिटी कम हो जाती है और फ्यूल की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा है तो नासा दूर दूर के प्लैनेट्स में अपने स्पेसक्राफ्ट को कैसे भेजता होगा। एग्जैक्टली इसी चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा ग्रेविटेशनल असिस्ट या फिर ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट के बारे में। और इस चीज को समझने के लिए आप इस एक्सपेरिमेंटल वीडियो को देखिए। ये मॉडल एक तरह का सोलर सिस्टम है जो सेंटर में सन के मास से बाउंडेड है। और जैसे कि आपको पता है कि प्लैनेट सन का चक्कर लगाता है और सन मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। इसका मतलब यूनिवर्स में सभी चीजें एक मूविंग स्टेट में है। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में भी सभी चीजें एक मूविंग स्टेट में होंगी, ना कि कोई रेस्ट स्टेट में। और हमारे इस एक्सपेरिमेंट में ये छोटे बॉल स्पेसक्राफ्ट होंगे और ये बड़े बॉल प्लैनेट्स होंगे। यहाँ पर जैसे ही स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड में जाता है वैसे ही स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, यानी स्पेसक्राफ्ट का डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही चेंज हो जाता है। और इस चीज को ग्रेविटी असिस्ट या फिर ग्रेविटी स्लिंगशॉट कहते हैं। और इसी ग्रेविटी असिस्ट की वजह से न्यू होराइजन जैसे स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो तक पहुंचाया जा सका है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि ग्रेविटी असिस्ट में प्लैनेट की ऑर्बिटल एनर्जी को निकाला जाता है। प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। 1977 में जब नासा ने वॉयेजर मिशंस को भेजा था तब इसी ग्रेविटी असिस्ट को यूज करके सारे प्लैनेट्स को स्टडी किया गया था। वरना आप ही सोचो कि क्या एक रॉकेट में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि स्पेसक्राफ्ट को इतनी दूर तक भेज सके? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक ही रॉकेट में हजारों रॉकेट की शक्ति को डालना होगा, जो हमारे लिए आज के समय में नामुमकिन है। और आपने शनि ग्रह में भेजे गए कैसिनी मिशन के बारे में तो सुना होगा, जिसमें शनि ग्रह के ऑर्बिट में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को फिट किया गया था। पर ऐसा कुछ करने के लिए हमें स्पेसक्राफ्ट की गति को कम करना होता है और इतनी ज्यादा गति को कम करने के लिए भी ग्रेविटी असिस्ट का यूज किया जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्पीड को बढ़ाने के लिए प्लैनेट के अलोंग स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है और स्पेसक्राफ्ट को स्लो करने के लिए प्लैनेट के ऑपोजिट स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है। तो ये हो गई ग्रेविटी असिस्ट की वो सारी बातें जिसे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। और रही बात ग्रेविटी असिस्ट को मैथमेटिकली शो करने की, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। और अगर आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में और भी ज्यादा जानना हो तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियोस को क्लिक करके जान सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।